Good morning, students. Today we will start our new topic. Second last topic is that is Wheatstone Bridge. Okay, आज हम लोग पढ़ेंगे Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge देखिए होता क्या है कि Wheatstone Bridge का यूज बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं. This Wheatstone Bridge is used to find out the unknown register in the given 4 रजिस्टर. 4 रजिस्टर्स में जो भी अननोन रजिस्टर होगा हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं बाय द व्हीटस्टोन ब्रिज. देखो इजी है, हम लोग समझेंगे इसको बहुत आसानी से. ठीक है, तो ये एक हमने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखिए. ठीक है, ये ऐसे सर्किट एक बना हुआ है. इसमें करना क्या है कि देखो ये करंट, ये R1 रजिस्टर है, दिस वन इज R1. ओके, R2, दिस वन इज R3 एंड R4. अब इसका कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे ये वर्क करेगा. तो इसके वर्क में ये होगा कि पहले हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ये देखिए. ठीक है, और करंट यहाँ से फ्लो कर गई. यही चीज़ समझो, बेसिक चीज़ें हैं. तो यहाँ पर जब ये करंट ए पॉइंट पर जाएगा तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. हमें सबको पता है कि करंट क्या हो जाता है, डिवाइड कर जाएगा. एक R1 में चला जाएगा और दूसरा R3 में चला जाएगा. तो जो R1 में करंट की वैल्यू जाएगी हमने उसको सपोज किया I1, R3 में I2. ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अब यही करंट आगे मूव करेगा. ये देखिए यहाँ तक गया. यहाँ तक जाने के बाद बी पॉइंट पर क्या होगा कि ये मूव, ये जी पर, जी मीन्स गैल्वेनोमीटर यूज़ हुआ है, गैल्वेनोमीटर पे नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा अभी मैं बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा. कि ऐसे तो होना चाहिए कि मैंने बताया हुआ है कि करंट नीचे भी फ्लो करे और ये वाला करंट जो आ रहा है ये ऊपर की तरफ चला जाए, है ना. लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर सेम पोटेंशियल डिफरेंस. एज वी हैव नो अबाउट दैट कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है. जैसे पानी को फ्लो होने के लिए अपर लेवल से हाई लोअर लेवल चाहिए, सेम इन द प्रोसेस ऑफ करंट भी फ्लो ऐसे ही होता है. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, इफ देर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तभी और तभी केवल करंट फ्लो होता है. अगर दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम हो गया, मींस 12 वोल्ट और 12 वोल्ट. ये देखो, अगर यहाँ भी 12 वोल्ट है, यहाँ भी 12 वोल्ट है, ठीक है, 12 वोल्ट, तो क्या होगा इसमें कि करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जा रहा है. ये वायर है समझिए, तो यहाँ पे अगर 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा. करंट जब ही फ्लो करेगा जब 10 और 12 का डिफरेंस हो, या 11-12 का हो, या 12-0 का हो. ठीक है, तो सर्किट मैंने डायग्राम बना लिया. गैल्वेनोमीटर क्यों यूज़ होता है? गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर द वेरी लो वैल्यू ऑफ करंट. ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यूज़ तो अमीटर भी होता है करंट के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट इज गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर क्यों होता है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर देखो, जैसे मैंने 5 एम्पियर करंट दिया, तो 5 एम्पियर में करंट यहाँ से गई सर्किट से और 0.5 एम्पियर गैल्वेनोमीटर ने ले लिया, तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता है. लेकिन गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू वेरी लो वैल्यू ऑफ करंट. ये बहुत ही थोड़ी करंट लेता है, बहुत ही फ्यू मात्रा में, ठीक है, फ्यू क्वांटिटी में लेता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर यूज़ कर लिया. तो अब तो समझ में आ गया होगा बी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर की तरफ क्यों नहीं करंट जाएगी, बिकॉज ऑफ देयर सेम पोटेंशियल डिफरेंस. तो यही I1 करंट ही देखो यहाँ भी आ गई और यही I2 यहाँ भी चली गई. अब हमें लगाना है किरचॉफ लॉ. किरचॉफ का पहला लॉ क्या था? लूप रूल लगाना है. ठीक है, तो हमने ले लिया, कौन सा लूप पहले ले लिया, देखिए हमने पहले लूप लिया है ये वाला, ये. ठीक, अब किस तरीके से लगाना है तो ये देखो, पहले फ्रॉम ए लूप ले लिया, तो कौन सा है, ABC और ABC A. ठीक है, इस पॉइंट का नाम है C, AB, हाँ, AB है और ये है C और ये है A, क्योंकि लूप में आपको पता है जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पर ख़त्म भी करना है हमें. ठीक है, तो CA लगा दिया. अब देखो लगाओगे तो कैसे कैसे लगेगा, देखो करंट हम लोग चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ से लिया है, इस डायरेक्शन चलना है, तो सेम डायरेक्शन हो गई. करंट की डायरेक्शन देखो यही है, I1 की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है. तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, साइन मैंने बताया था करंट लॉ में कि माइनस होता है. तो ये देखिए माइनस I1 R1. फिर यहाँ पर आए, फिर इस वाले रेजिस्टेंस में जैसे जाएंगे तो देखो इस बार करंट ऐसे आ रही है और हम ट्रैवल इस तरफ कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया. अपोजिट में साइन क्या होता है, प्लस. ये देखिए यहाँ पे प्लस लिया हुआ है. आई होप सबको समझ में आसानी से आ गया हो, क्योंकि मैं पहले भी ये पढ़ा चुका हूँ.
ठीक है। तो -I1 और इज इक्वल टू 0, बाकी तो कुछ है नहीं, वोल्टेज यहाँ पर है नहीं, तो -I1 R1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर इसको ट्रांसफर कर दिया तो -I1 R1 इज इक्वल टू -I2 R3, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R1, माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर है इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया, ठीक है। फिर फ्रॉम, अब लूप सेकंड लूप ले लेना है। सेकंड लूप देखिए हमने ये लगा दिया, ठीक है। ये इसमें सेकंड लूप अब लगाया तो ये कहाँ से जाएगा, B D C A, ये है D पॉइंट, ये है C पॉइंट, B D C A, ठीक। तो अब देखिए इसमें कैसे होगा, फिर वही चीज़ करना है। ये देखो करंट की डायरेक्शन में ही हम लोग किस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में है, और करंट डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस, ये देखिए -I2 R2 हो गया, प्लस I2 R4, ये देखिए अब इस तरफ आ गए तो करंट अपोजिट जा रहा, हम आप साइन क्या हो जाएगा, प्लस, ये देखो यहाँ प्लस हो गया है, इज इक्वल टू 0। तो माइनस, अब फिर इसको ट्रांसफर कर दिया तो आ गया I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4, माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, मतलब कि हाँ, तो I1 अपॉन I2 को एक तरफ ले लिया, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, R4 अपॉन R2, ठीक है। तो ये हमारा इतना कॉन्सेप्ट यहाँ से बन गया, दो इक्वेशन हमने बना ली। अब देखो, तो जब दो इक्वेशन हो गई तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R2 हो गया। अब इसको अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो क्या पता चल रहा है कि हम लोग चाहें तो देखो I1 I2 दोनों में आ गया है, I1 I2 दोनों में आया है, और इधर साइड में राइट हैंड साइड में क्या है, R3 अपॉन R1, और राइट हैंड साइड में सेकेंड इक्वेशन में क्या है, R4 अपॉन R2। तो I1 अगर दो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने देखो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर लिया है, R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R2, और R1 R2 को अगर सब्जेक्ट बनना चाहते हैं तो एक तरफ ले आओ, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। यही हमने इस व्हीटस्टोन ब्रिज से ये एक्सप्लेनेशन लिया है, क्या, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर। देखिए, तो व्हीटस्टोन सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है लगाना, एक बार घर पे करके देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और यूज़ करना है हमें किरचॉफ लॉ का ही, और कोई दूसरा यूज़ नहीं करना है। तो अब देखिए क्या है पोटेंशियोमीटर, इट इज़ अ सर्किट डिवाइस विच प्रोवाइड्स एग्जैक्ट वैल्यू। अब इसका यूज़ क्यों हुआ, हमें यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ये कैसे फाइंड आउट होगी, तो हम देखो इसका सर्किट बताते हैं। देखो इसका यूज़ क्यों पड़ा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए इसमें वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 2 एम्पियर करंट मूव किया, और ये रेजिस्टेंस है 1.5 ओम का। तो 1.5 ओम, अब यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखें तो वोल्टेज आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो IR वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 एम्पियर और ये है 5 ओम का रजिस्टर है, ये 5 ओम का है, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 10 वोल्ट। लेकिन अगर मैंने इसी जगह पर क्या लगा दिया, एक अमीटर लगा दिया, हमने इसका करंट मेज़र करना है, ठीक है, कि कितनी करंट जा रही। तो अब देखो यहाँ पे करंट कितनी आएगी, देखो अब अमीटर भी तो चाहे कुछ ना कुछ तो करंट लेता ही, जो ऑपरेट होने के लिए उसको भी कुछ करंट चाहिए। तो मान लिया उसने मैंने मान लिया 0.5 एम्पियर करंट गई। अब देखो हमने दिया तो टोटल मिला के 10 वोल्ट था, लेकिन अब इसकी वैल्यू चेक करोगे तो यहाँ पे अब कितनी, इस रेजिस्टेंस पे कितनी वैल्यू जाएगी, ओनली 1.5। क्यों, क्योंकि 0.5 तो अमीटर ने ले लिया है, ठीक है। 0.5 तो अमीटर भी लेगा ना, उसको भी तो ऑपरेट होने के लिए कुछ करंट चाहिए। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, V इज इक्वल टू IR। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.5 वोल्ट। देखिए 10 वोल्ट दिया था लेकिन पहुंचा कितना, 7.5 वोल्ट। तो इसके लिए हम लोग मीटर ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो ये मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम है, ये एक बैटरी ऐड किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स किया है। रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज़ इसलिए किया है कि हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और ये मीटर ब्रिज है, ये एक रेजिस्टेंस वायर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस वायर। ये क्यों लगा, ये मोस्टली लगता है मैग्नीनियन एंड कॉन्स्टेंटाइन का, ये लिखा हुआ है। क्यों इसका लगता है, और किसी मेटल का नहीं लग सकता, तो ऑफकोर्स लग सकता है, लेकिन और किसी मेटल के अगर आप लगाओगे तो उसमें क्या होता है
कि वो थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होते हैं ना तो उन वायर्स की वैल्यूज वेरी कर जाती हैं, और हमें थोड़े से टेम्परेचर चेंज पे अगर वायर की वैल्यू चेंज जाएगी तो जो आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड नहीं आएगा, कुछ उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो इसलिए हमने कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेटिक, जैसे हीटर में यूज़ होता है कॉन्स्टेंटन वायर, ठीक है, मैग्नेटिक वायर यूज़ होता है, और बल्ब में जो फिलामेंट लगता है वो भी कांस्टेंटिन या मैग्नेटिन का ही होता है, ठीक है। तो अब देखो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या आएगा, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यही तो होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। आर का फार्मूला, रेजिस्टिविटी का फार्मूला आपने पढ़ा है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो आर अपॉन एल हो गया, तो आर सब्जेक्ट बनाया यहाँ से, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल हो गया, ठीक है, रो इंटू एल। अब देखो करंट थ्रू सर्किट, हमें सर्किट से करंट देखनी है कितनी जा रही है, तो पहले हमने लगाया वी बराबर आई आर, ओम्स ला, तो आई निकालना है, करंट निकालनी है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। देखिए वी की वैल्यू यहाँ से ये कैसे आई, यही समझने वाली बात है। तो वी मतलब देखो वोल्टेज या किसी भी चीज़ का कहें, जैसे मैंने कोई सेल लगाया तो मैंने कहा इसका वोल्टेज बताओ, लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ईएमएफ बताओ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताओ। अब देखो ये यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू क्या रखोगे, आर प्लस रो, आर की वैल्यू क्या रखोगे, ऐड करोगे दोनों को, भाई ये भी वाला और ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अब देखिए आर प्लस रो आर और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ही तो हैं। देखो यहाँ से करंट चलेगी तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ही तो जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, तो सीरीज़ में है इसलिए दोनों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐड कर लिया। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब निकालना है ए टू सी, ए से सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट्स कहाँ वैरी कर रहे हैं, ये देखिए, ये हमने ए ले लिया, ये सी। इसको ऐसा इसलिए निकाल रहे हैं कि जिससे कि हम लोग पहले कुछ पार्ट का रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम लोग पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल वायर का आ जाएगा। तो इज इक्वल टू रो इंटू, तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर मतलब कहाँ से, ए से सी, तो आर ए सी हो गया। तो वैल्यू पुट कर दिया, ई अपॉन आर प्लस रो इंटू एल प्लस आर, और आर ए सी की वैल्यू कितनी है, ये देखो, जैसे यहाँ आर बराबर रो एल है तो वैसे ही आर ए सी बराबर रो इंटू एल हो जाएगी, ठीक, रो इंटू एल। और अब ये क्या हो जाएगा वैल्यू, एक जस्ट वेट, हाँ, तो आर वो हो गया वी इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस रो एल प्लस आर हो गया। तो वी ए सी, अब देखो यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी कांस्टेंट वैल्यू है, तो देखो ई मतलब ईएमएफ ऑफ सेल कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ वोल्टेज किस पे वैरी करेगा, एल पर, किस पर, ये लेंथ ऑफ वायर पर करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, तो इनको हम लोग सिग्मा से शो कर देते हैं, शोन बाई सिग्मा, ओके। तो वी ए सी बराबर आ गया सिग्मा इंटू एल, तो सिग्मा को सब्जेक्ट बनाया तो सिग्मा इज इक्वल टू वी ए सी अपॉन एल। यही होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, या बोलते हैं इसको विभव प्रवणता, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, विभव प्रवणता। तो इससे देखो हमने क्या निकाल लिया, आई निकाला इस फार्मूले से, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का भी यूज़ हुआ और हमने ईएमएफ निकाल लिया, ओके।